हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज से हम यूजीसी नेट पेपर 1 का मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं। और इसमें आपको क्या है कि मैं लगभग 50 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा इसमें। और क्वेश्चंस का आंसर पहले आप गेस करें, फिर उसके बाद मैं उसके आंसर्स भी बताऊंगा। तो फटाफट हम इस 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और अगर आप एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने लगभग सभी टॉपिक्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो आप उन्हें देख लें, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करें। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर इस मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ है उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि शिक्षण को जो प्रभावित करते हैं उसके सकारात्मक कारक कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर होगा विषय का ज्ञान, यानी अध्यापक के विषय का ज्ञान होना चाहिए। संप्रेषण कौशल उसका सही होना चाहिए। और कक्षा समव्यवहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 6 जो कारक हैं, कारण है जो है वो इसका प्रभावित करते हैं और इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों की इष्टतम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर अभी कथन वाले दे रखे हैं, कथन और तर्क दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो कथन क्या कहता है कि उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देता है या देना है, सॉरी। और इसका तर्क क्या दिया गया है, इन योग्यताओं के कार्य स्थापन सुनिश्चित होता है। और ठीक है ना, बस इतना ही दे रखा है, इन योग्यताओं से कार्य स्थापन सुनिश्चित होता है। तो हमें बताना है कि क्या अभिकथन सही है या तर्क सही है या फिर दोनों ही सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए और आर जो हैं वो दोनों सही तो हैं, लेकिन इनका जो स्पष्टीकरण है, जो व्याख्या है, वो सही से नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से सेट 1 के मदों को सेट 2 या 2 के मदों के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें मिलान करना है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। कैसे? क्योंकि ए जो है ये फोर्थ से मिलेगा। रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो प्रश्नोत्तरी और चर्चा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरीके आप देख सकते हैं, बी जो है वो 3 से, सी जो है वो 1 से और 1 से, और डी जो है वो 2 से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है ना, ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ें पहले, कि यदि कोई शोधार्थी यानी शोध करने वाला कोई व्यक्ति जो है वो प्रभावी मिड डे मील की जो योजना है, मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है, तो उसे कौन सा अनुसंधान की पद्धति जो है वो अपनानी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य उत्तर पद्धति। ठीक है, कार्य उत्तर पद्धति उसे अपनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में विद्यार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है। नीचे दिए गए कूट से विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को आप पॉज करें और उसके बाद आप इन्हें पढ़ें, इसमें से इसका आंसर कौन सा हो सकता है। फिलहाल क्योंकि मुझे इन क्वेश्चंस को फटाफट कवर करवाना है, तो इसलिए मैं इसका आंसर सीधा बताऊंगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, पहला, तीसरा और चौथा और छठा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपको देता हूँ घर खुद के लिए, आप इसका आंसर मुझे जो है कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध प्रबंधन
या शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में से होता है। किसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, शोध के लघु शोध के प्रबंध में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रिय अनुभविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों की सूची से उस सेट को चिन्हित कीजिए जिसका शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर जरूर गेस करें। फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दूसरा, चौथा और छठा जो है इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्थान में हैं जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है और प्राय इस प्रसंग में काम में लाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, क्षैतिज संप्रेषण। देखिए, इसमें जो सीरीज़ है नंबर की वो अलग अलग है। इसका कारण ये है क्योंकि मैंने इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में पैसेज वाले क्वेश्चंस नहीं लिए हैं और ना ही डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन लिए इसमें। ठीक है, वो मैंने इसमें हटा दिए हैं और इसमें आपको सभी टॉपिक के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा पैसेज के लिए और डाटा इंटरप्रिटेशंस के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थी को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों को चिन्हित कीजिए। यानी कि कक्षा में जब एक विद्यार्थी को संबोधित करता है एक अध्यापक, तो वो किन किन बातों को ध्यान में रखता है? सो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाक स्वराघात परिवर्तन। ठीक है ना, वो क्या बोल रहा है इस बात पर वो ध्यान रखता है। नेक्स्ट है, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? ठीक है, प्रभावी संप्रेषण में अवरोध क्या होता है इसमें आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीति प्रवचन, निर्णयपरक होना और सातवन्य प्रदायी टिप्पणियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ देता हूं, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सान्निध्य, उपयोगिता और अकेलापन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। सो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण। देखिए, इतना कठिन जो है आप देख सकते हैं हिंदी इसमें इस्तेमाल की जाती है। इसी कारण जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है वो कठिन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हिंदी होती है वो बहुत ही कठोर रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक संप्रेषण को किस प्रकार का अनुभव होता है? प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्याशित उत्तेजना। ऑप्शन नंबर बी। ये सब मैंने करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखी वीडियोस तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इसमें दे रहा है, अब देखिए यहाँ पर ये आ गया, रीजनिंग वाला टॉपिक आ गया इसमें। कातिपीय कूट में सिलेक्शन का कूट जो है वो है QCJCARGML है, अगर तो फिर अमेरिकन्स का कूट क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं और इसमें जो लेवल होता है वो काफ़ी टफ लिया जाता है। ठीक है ना, तो आपको इसको सॉल्व करके दिखाना होता है। तो आप इसका आंसर खुद देख लेना क्या होगा, आप मुझे कमेंट में बताएं।
ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसे अभी सॉल्व करने लग गया तो इसका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कमेंट में अगर आपको नहीं आता है तो भी बता दें, और अगर आपको आ गया है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, नहीं आता तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा कैसे हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अब ये नंबर सिस्टम या नंबर सीरीज़, यहाँ के क्वेश्चन भी काफ़ी टफ होते हैं। ठीक है ना, इसमें ज़्यादातर टाइम जो है हमारा लग जाता है इसे सॉल्व करने में, तो आप कोशिश ये करें कि इसे हमेशा लास्ट में करें। ठीक है, अब इसमें देखें डिफरेंसेस सबसे पहले देख लेते हैं कितना कितना है इसमें। इसमें डिफरेंस दे रखा है 8 का, इसमें डिफरेंस है 12 का, इसमें डिफरेंस है 16 का, और इसमें डिफरेंस है 20 का। ठीक है ना, और फिर इसमें जो डिफरेंस है, एक मिनट, ठीक है, तो इसमें 20 का डिफरेंस है, तो आगे का जो होगा उसमें 24 का डिफरेंस होगा। तो 859 में जब मैं 24 और जोड़ दूंगा तो आ जाएगा मेरा आंसर 83। सी आंसर इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए इसमें 16 का 8 का अंतर था, 8 12 16 20, और फिर यहाँ हमने 24 और जोड़ दिया, इसमें 4 का डिफरेंस करके आगे सीरीज़ गई हुई थी, तो 83 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, अब इस हालांकि इसे अगर मैंने अभी कराने लग गया तो इसमें आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं, हालांकि मैंने पहले की वीडियो जब करवाई थी तो ये सब करवा रखा है मैंने, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग का, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब वही क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित अभिकथनों में से दो प्रकार संबंधित हैं कि वे एक दूसरे के नकारात्मक हैं, वे अभिकथन कौन से हैं? सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यह अभिकथन कि सभी चोर गरीब होते हैं गलत है, तो निम्न में से किस अभिकथन के संबंध में निश्चित रूप से सही होने का दावा किया जा सकता है? ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, इसका टॉपिक भी मैंने आपको अच्छे से कवर करा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप उसे ज़रूर देख लें। ठीक है ना, आप उसे देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ चोर गरीब नहीं होते हैं। ओके, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इनमें दिए गए तर्क की प्रकृति का उल्लेख करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। यह कल्पना करना कि इस अनंत अंतरिक्ष में पृथ्वी ही एक बसी हुई दुनिया है, ऐसा असंगत कथन है, जैसा यह कि बाजरे के खेत में केवल एक दाना उगेगा। ठीक है, तो किस में आ जाता है? खगोलीय में आ रहा है, ये मानव शास्त्र में आ रहा है, निगमनात्मक में आ रहा है, या फिर सादृश्यात्मक में इसका प्रयोग हो रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सादृश्यात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कूट का चयन कीजिए जो वेन डायग्राम के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है हमें बताना है, तो उसका सही नहीं जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यह वैध या अवैध हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कूट का चयन कीजिए जो दो आधार वाक्यों वाले निगमनात्मक तर्क के प्रसंग में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दो सही आधार वाक्यों और एक गलत निष्कर्ष वाला तर्क वैध हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर भी आप मुझे जो है कमेंट में बताएं। क्वेश्चन बड़ा है, अच्छे से आप इसे पढ़ें और कमेंट में इसका भी आंसर मुझे बताएं। ठीक है, मैं इस सीरीज़ में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आप ही को दूंगा करने के लिए, क्योंकि मैंने लगभग हर एक टॉपिक जो है वो कवर करा रखा है। तो आप कोशिश करें इसका आंसर बताने का, और नहीं आता है तो भी मुझे कमेंट बताएं, तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। चलिए, ओके, अब आईसीटी में आ गए हम लोग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी में। तो यहाँ पर देखें, अब दे रखा है, कथन दे रखा है, कंप्यूटर आधारित सूची प्रणाली का अध्ययन अभिकल्प, विकास, क्रियान्वयन, प्रयोजन या प्रबंधन, विशेषता, सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और कंप्यूटर हार्डवेयर संबंधित है। किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
एक सूचना प्रौद्योगिकी से, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी से, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ जो आई यहाँ पे गलत लगा हुआ है, ठीक है, इस पे ना ध्यान दें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये बाइनरी आ गया, ठीक है ना, बाइनरी वाला। अगर आपने बाइनरी वाला वीडियो नहीं देखा है, हालांकि मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लिया, और अगर आप नई वीडियो चाहते हैं इस पर तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। हालांकि इसका आंसर जो होगा मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को ऐसा जाना जाता है, क्या कहते हैं इसे? तो याद रखें, इसे कहते हैं बर्निंग करना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजी गई अयाचित ईमेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्पैम, ठीक है, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मेमोरी सर्किटरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ROM, ठीक है ना, यानी रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, आप इसे पढ़ें और उसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं। तो जब भी आप आंसर दें कमेंट में तो मुझे क्वेश्चन नंबर लिख कर बताएं, ठीक है ना, कि 41 का ये है, 48 का ये है, 46 का ये, वगैरह वगैरह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों के, अभी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जलन होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सतही ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बड़ी बड़ी नदियों में धूल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसमें सी और डी ऑप्शन नहीं टाइप हुआ है। सो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको लगभग जो है 40 क्वेश्चन जो हैं आपको कवर कराए हैं। मैंने 10 क्वेश्चंस नहीं लिए इसमें, कौन कौन से तो मैं बता दूं, एक पैसेज वाले, ठीक है, और दूसरा डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस, वो मैंने आपको नहीं कराए हैं, और लगभग मैंने कुछ जितने भी क्वेश्चन हो सकते तो करवाए हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं जिसको आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।